नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 2 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। और अगर आपको सीरीज पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। नाउ चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि यूनियन बजट 2021-22 के हिसाब से FDI लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट, हाल ही में 49% से 74% कर दी गई है। इसमें से किस सेक्टर के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, यूनियन बजट 2021 FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर हाइट मतलब बढ़ा दी गई है टू 74%। ये सब हम प्राइमरली इसलिए कर रहे हैं ताकि इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। इंडिया माना जाता है कि वन ऑफ द लीस्ट इंश्योर्ड कंट्रीज है, बहुत कम लोगों के पास यहाँ पे इंश्योरेंस है, तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। और हाल ही में ये डेटा भी सामने आया है कि लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है 3.6% ऑफ द कंट्री GDP। ये ग्लोबल एवरेज के हिसाब से बहुत कम है। ग्लोबल एवरेज है 7.13%। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही साल पहले, करीब 6 साल पहले, सरकार ने 2015 में FDI कैप बढ़ाया था इंश्योरेंस सेक्टर में 26 से लेकर 49% में। तो आप कह सकते हैं सरकार जल्द से जल्द चाहती है कि यहाँ पर विदेशी निवेशक आए और हमारा इंश्योरेंस सेक्टर और ज़्यादा ग्रो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि बहुत ही जल्द जो स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज इंडिया में सेटअप किया जाएगा, इनमें से कौन होगा उसका रेगुलेटर? जी हाँ, यूनियन बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने यह कहा है कि स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज जल्द ही इंडिया में बन जाएगा और इनमें से ऑप्शन सी, सेबी होगा इसका रेगुलेटर। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई में। याद रख लेना, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सेबी इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, फाइनेंस मिनिस्टर नेम्ड सेबी एज रेगुलेटर ऑफ प्रपोज्ड स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मगर अभी के लिए बस याद रख लो, किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि 2021 के यूनियन बजट में कितने पिलर्स की बात की गई है, कितने स्तंभों की यहाँ पर बात की गई है। ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, 6 पिलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 पिलर्स की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी है। और ये 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? देखो, 6 पिलर्स के बारे में भी याद रख लेना, काम आ सकता है। ये पूरा जो बजट है इस बार का इन 6 पिलर्स के इर्द गिर्द ही बनाया गया है। पहला तो है हेल्थ एंड वेल बीइंग, फिर है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रा, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल है, उसके बाद इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और फाइनली मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। और आप देखेंगे पूरे बजट में इसका मेंशन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है आपसे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बजट 2021 में बात की गई है कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी बनाए जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि बजट 2021 के हिसाब से कितने नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंडिया में बनेंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, 4। जी हाँ, बजट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं रिगार्डिंग हेल्थ। इन्होंने पहले तो ये कहा है कि सेटअप किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। ये हम सेटअप करेंगे WHO के साथ मिलकर, और ये पूरा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन कवर करेगा। ये भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पर सरकार आई एम श्योर बहुत ही जल्द और डिटेल्स निकालेगी, तब मैं आपके लिए एक अलग से वीडियोस पे बना दूंगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज बनेगी, फिर 4 बनेंगे रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में क्या काम होता है? देखो, वायरोलॉजी एक साइंस होती है जहां पर हम स्टडी करते हैं वायरसेस को, और ये सब इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। सुपर इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूनियन बजट के हिसाब से उज्ज्वला स्कीम में कितने ज्यादा और बेनिफिशरीज ऐड किए जाएंगे। जी हाँ, उज्ज्वला स्कीम आपको पता होगा जहां पे ऑलरेडी 8 करोड़ बेनिफिशरीज ऐड हो चुके हैं। ये बेनिफिशरीज हैं बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। उनको यहां पर फ्री में दी जाती है LPG कुकिंग गैस। तो यहां पे आपको बताना है कि इसका जो एक्सटेंशन होगी, इसमें कितने सारे और बेनिफिशरीज ऐड किए जाएंगे। ये हैं यहां पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन ए, 1 करोड़। जी हाँ, ये बजट की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। टोटल 1 करोड़ बेनिफिशरीज और ऐड किए जाएंगे टू द उज्ज्वला स्कीम। और इसके अलावा एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है जो बनाई जाएगी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल भी है, उज्ज्वला स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज। तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 9 करोड़।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए आपसे यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस आसियान देश में मिलिट्री ने पावर सीज कर ली है, मतलब छीन ली है सिविलियन गवर्नमेंट से, और 1 साल के लिए अनाउंस कर दी है इमरजेंसी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये टॉपिक बहुत हद तक न्यूज़ में भी है और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, म्यांमार। इस टॉपिक पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, वो आप वर्ल्ड अफेयर्स पे देख लेना। उसमें मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, म्यांमार का क्या इशू है। अभी के लिए यहाँ पर ये जान लो कि म्यांमार है एक आसियान देश और म्यांमार की करेंसी है क्यात, KYAT, क्यात, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और म्यांमार आसियान के अलावा ईस्ट एशिया समिट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, बिम्स्टेक, इन सब ग्रुप्स का भी मेंबर है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री म्यांमार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड, ये मोबाइल ऐप्स हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा ने लॉन्च करी है ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप्स, और इन ऐप्स को लॉन्च किया गया है ताकि ओडिशा में जो ग्रीनरी है ये इन द फ्यूचर और बड़े अवेयरनेस जागे अबाउट ग्रीनरी। और मैं आपको ये बता दूं कि 2019 के फॉरेस्ट सेंसस के हिसाब से ओडिशा में 4th हाईएस्ट आपको मिलेगा फॉरेस्ट कवर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में भी बहुत सारा फॉरेस्ट कवर है। इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट फॉरेस्ट रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ओडिशा के सीएम की ट्वीट है, नवीन पटनायक की, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मो जंगल, माई ओडिशा फॉरेस्ट एंड नो योर जंगल ऐप्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सी इंडियन प्राइवेट कंपनी होगी जो बहुत ही जल्द इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा क्योंकि इससे पहले किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इंडिया में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, द टाटा ग्रुप। जी हाँ, टाटा ग्रुप ने हाल ही में लाइसेंस एक्वायर कर लिया है एक जर्मन कंपनी से, और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे एक फाइटर प्लेन को। इस सब के अलावा ये लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करें F-21। इसके लिए भी सरकार राजी हुई नहीं है। गवर्नमेंट अगर ऑर्डर देती है F-21 के लिए तो टाटा ग्रुप लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर ये भी मैन्युफैक्चर करेंगे। मगर अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि टाटा ग्रुप के बहुत बड़े प्लान्स हैं रिगार्डिंग इंडियन डिफेंस, और मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1 फरवरी को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 45th। यहाँ पे आप देखेंगे इसका सही आंसर है। राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया कोस्ट गार्ड को ऑन देयर 45th रेजिंग डे, द नेशनल कोस्ट गार्ड। और इनका काम यह है ऑब्वियसली कि इंडिया का जो भी कोस्टल एरिया है इसको गार्ड करना फ्रॉम एनिमी, और इसकी शुरुआत हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की 1977 में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से डच नोबल लॉरिएट है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, जिन्होंने कॉइन करी थी टर्म एंथ्रोपोसीन, और इन्होंने दुनिया को वार्निंग दी थी ओजोन होल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका कंट्रीब्यूशन भी मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पॉल जोसेफ क्रोटसन। इन्होंने मिलकर 2 और साइंटिस्ट के साथ दुनिया को बताया था कि जो धरती की ओजोन लेयर है, आपको पता होगा धरती के आसपास एक ओजोन लेयर है जो सन की हार्मफुल रेस से हमारी स्किन को बचाती है। अगर धरती के आसपास ओजोन लेयर नहीं होती तो ह्यूमन बींग्स को, ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन बींग्स को स्किन कैंसर हो जाता। तो एक टाइम पे क्या हुआ कि 1970s 80s में कुछ साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि धरती की जो ओजोन लेयर है ये नॉर्थ और साउथ पोल में धीरे धीरे सिकुड़ रही है, और अगर जिस तरीके से हम लोग धरती को पोल्यूट कर रहे हैं तो एक टाइम पे आकर ओजोन लेयर बिल्कुल गायब हो जाएगी। इसके लिए पॉइंट यह था कि जो भी CFC एमिट हो रहा है फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, फैक्ट्रीज, इसको हम रोकें और किसी भी तरीके से धरती की ओजोन लेयर को हम बचाएं। और इसीलिए बाद में जन्म हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसके अंडर CFC एमिशन को कंट्रोल किया गया। और आज के समय अगर हम देखें तो धरती की ओजोन लेयर काफी हद तक हेल्दी है, और इसमें एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है अर्ली वार्निंग का फ्रॉम पॉल जे क्रोटसन। इनके बारे में नोबेल प्राइज की जो वेबसाइट है वहां पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे ये वेबसाइट है ऑफ द नोबेल प्राइज। अच्छा ये भी जान लो, नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, लिटरेचर, कोई और फील्ड। अगर आपको फील्ड में एक नोबेल प्राइज मिलता है तो ये मिलेगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अगर आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना है तो वो मिलेगा नॉर्वे की राजधानी
ओस्लो में। और यहाँ पे आप देखोगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1995 ये दिया गया था 3 लोगों को। यहाँ पे आप अगर देखें, ये यहाँ पे है पॉल जे क्रुटसन, मारियो जे मोलिना और एफ शेरवुड रोलैंड। इन तीनों ने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ वार्निंग दी थी पूरी दुनिया को कि अगर हमने ओजोन होल को नहीं बचाया तो ह्यूमन काइंड बहुत सफर करेगा। तो याद रखिएगा, पॉल जे क्रुटसन की हुई है हाल ही में डेथ। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 1 फरवरी 2021 को। आपको ये बताना है कि गाड़ी में जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं वो किस टाइप के मिरर्स हैं, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन या फिर इन्वर्टेड। सही उत्तर यहाँ पे है कन्वेक्स। और बहुत से लोगों ने अच्छा आंसर दिया है। मैं एक आंसर फीचर कर रहा हूँ यहाँ पर बाय अंकित सिंह। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं, जो यूजेस हैं ये जान लो। कनकेव मिरर के जो यूज़ हैं ज़्यादातर आपको दिखेंगे टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में। उसके अलावा इसको काफ़ी बार एक रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। और जो कन्वेक्स मिरर है इसके प्राइमरली हम यूज़ करते हैं इन स्ट्रीट लैम्प्स या फिर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। क्लासिक क्वेश्चन, क्लासिक पॉलिटी क्वेश्चन, सब लोग इसका आंसर करना। यह क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2017 में। आपको यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान में जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा और दिल है ये भारत के संविधान की। लिखिए इसके बारे में कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या है बताओ। और अगर किसी का सही आंसर आपको अच्छा लगता है तो encourage that person, like their answers, spread the positivity। और वीडियो को भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।